एक सेंटेंस अगर करेक्ट लिखना हो तो आप तभी लिख सकते हैं जब आपको पूरी इंग्लिश क्या हो, आती हो। समझ में क्या आ रहा है? अब मान लीजिए कि किसी ने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उस सेंटेंस में सब बातें समाई हुई हैं। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, चौथा सेंटेंस लिखा हुआ है, पांचवा सेंटेंस लिखा हुआ है। हर सेंटेंस में पूरा इंग्लिश है। हम लोग क्या करते हैं कि कभी इस दृष्टिकोण से पढ़ते ही नहीं है कि ये सेंटेंस अगर मुझे लिखना होता तो क्या दिक्कत आती। उस दृष्टिकोण से हम लोग कभी नहीं पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे जो शेफ होता है, जो खाना बनाता है, जब भी खाना खाता है ना, वो उसका खाना खाने का जो तरीका है, प्रक्रिया है, वो एकदम क्या होता है, अलग होता है। जो रसोईया होता है, शेफ होता है, कहीं भी खाना खाए अजबे तरीके से खाता है। वो खाता रहेगा, स्वाद मिलाता रहेगा। इसमें धनिया है, पहले जो खाना आएगा पहले उसको देख के ही कहेगा वो इसको रोस्ट किया गया है कि फ्राई किया गया है, कि कितना देर फ्राई किया गया है, किस चीज में फ्राई किया गया है ना। पकवान कला के भीतर आने वाली सभी प्रक्रियाओं को गेस कर लेता है कि ये व्यंजन किस चीज का है, कितना मात्रा में क्या डाला गया, कैसे बनाया गया है कि नहीं। और एक हम लोग खाते हैं, खा जाते हैं, मालूम है नहीं क्या खाया। समझ आ रहा है ना? एकदम ऐसा ही आप आदत डालिए इंग्लिश पढ़ते हुए कि जब आप, मैं आपको जो अभी राज बता रहा हूं इंग्लिश सीखने का, ये फास्टेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश है। इंग्लिश सीखने का सबसे तेज तरीका है कि जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं, किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं, बड़े धीरे धीरे और मजे से पढ़िए, ये समझ के कि अगर मुझे लिखना होता इन्हीं बातों को तो मैं कैसे लिखता, या क्या मैं ये लिख पाता। पढ़ने का स्टाइल ही आपका पूरी तरह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी आप लोग पढ़ते हैं तो जहां प्लुरल नहीं होता है वहां भी प्लुरल पढ़ते हैं, जहां ए एन लिखा रहता है उसको छोड़ के पढ़ते हैं, जहां नहीं रहता है अपने से एन लगा के पढ़ते हैं, मतलब देख के भी पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे रीडिंग से आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ये इनफ्रक्चुअस रीडिंग है, ऐसा रीडिंग है जिसका कोई फल मिलने वाला। रीडिंग कैसा होना चाहिए, उसी तरह कि जैसे आप खुद लेखक हो तो इस बात को कैसे लिखते। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इसको आजमाना हो तो बहुत सिंपल सा चीज है आजमाना। एक सेंटेंस अभी पढ़ो किसी कहीं से, अब फिर उस सेंटेंस को अपने से बोलो। एक ही सेंटेंस अभी पढ़ो और उस सेंटेंस को अपने से बोलो, और लेकिन बोलते हुए समझना कि ये मैं लेखक हूं और मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं, या मैं स्पीकर हूं, इस सेंटेंस को क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं। ये मेरा सेंटेंस है, दिस इज माई सेंटेंस। कोई भी एक सेंटेंस जो है तुम पढ़ो और उसको फिर दोबारा अपने से बोलो। कोई भी सेंटेंस निकालो, कुछ भी। जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी पे कोई भी एक सेंटेंस निकालो। कैसे सेंटेंस निकालोगे, कुछ भी एक शब्द रख लिख दो, जैसे उसमें लिख दो बिट्रे। बिट्रे शब्द से कोई भी सेंटेंस देखो। एक ही सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस देख लो, एग्जाम्पल सेंटेंस देखना है। एक सेंटेंस देख लिया, अब आंख मूंद लो, अब छोड़ दो, अब उसको ना देखो। अब जान रहे हो क्या कर रहे हो, दोबारा पढ़ रहे हो उसको, डरे दोबारा पढ़ रहे हो। सोच लो कि तुमने कितना समय खराब किया और कितना गंदे तरीके से रीडिंग पहले की है आपने, है कि नहीं? कि जैसे ही मैंने आपको कहा कि बोलना है तो आपके रीडिंग का स्टाइल क्या हो गया, बदल गया। आप दो बार खुद पढ़ने लगे ना, दो बार भी पढ़ लिए ना। अब चलो जी बताओ क्या पढ़ी हो, बताओ। फिर देखने लगी, पढ़ी नहीं क्या अभी? क्यों नहीं पढ़ी? चलो
पढ़ी हो तुम? हैं? बिट्रे देख लिया तुम लोगों ने? अब उस सेंटेंस को खड़े हो जाओ, और या ऐसे खड़े मत हो जाओ, आंख मूंद के और बोलो ऐसा मान के कि ये मेरा सेंटेंस है। बोलो तो। तीन बार बोलना। बोलबा हो सूरज बाबा? सेंटेंस नहीं देखा? क्यों नहीं देखे? तीन बार बोले सेंटेंस को। खड़े हो जाओ भाई। हम क्या सेंटेंस बोलना चाहते? हैं? द बेस्ट पार्ट, ट्रेल, द बेस्ट पार्ट ऑफ बिट्रेल। तो बिट्रे बोल रहे हो कि बिट्रेल? हाँ। सेंटेंस फिर से देखो, फिर से देखो देखो देखो। गलत सेंटेंस से बोल रहे हो। बैठो, मैंने कहा देख के बोलो। देख लिए हो? हैं? हैं? चलो खड़े हो जाओ सामने। हाँ, तुम नहीं ये। हाँ, तुम ही हाथ उठा रहे थे। हाँ बोलो। हैं? फिर से बोलो। ये तुम अपना बोल रहे हो, ये तुम्हारा सेंटेंस है, इसलिए घबराना नहीं है। तुम मूल व्यक्ति हो, तुम्हारा ये मौलिक सेंटेंस है। दिस इज योर सेंटेंस। यू आर द स्पीकर, यू आर द राइटर। बोलो। तुम लग रहा है कि ये तुम्हारा सेंटेंस है, रट के बोल रहा है ना? तुमको बोलना है कि ये मेरा सेंटेंस है। इसका अर्थ समझ में आया क्या है? हाँ, अब बताओ। वैसे ही से लोग क्लास में बैठे हैं। अरे सेंटेंस को समझ लेना चाहिए था ना पहले। रट्टा मार के बोलने लगे। अब तुम कैसे पढ़, जो आदमी रट्टा मारेगा वो कैसे बोल पाएगा कि ये मेरा सेंटेंस है? गजबे आदमी हो। बैठो यार, कोई छोट दूसरा सेंटेंस देखो जो तुम्हारा अपना हो, जिसका अर्थ समझ में आए। खड़े हो जाओ। नैनी। तुम नैनी से आते हो? बैठो। हाँ। हैं? क्या करिए? शी बिट्रेड, शी फेल्ट बिट्रेड। मतलब बैठो चौपट नरेश। हे भगवान, सच में अंग्रेजी ना सीख पाओगे तुम लोग। अरे एक सेंटेंस हमने कहा था, देखो बिट्रे शब्द से कोई भी जिसका तुमको क्या समझ में आ जाए, पहले मीनिंग समझो। मीनिंग समझने के बाद उसको ऐसा बोलो जैसा खड़ा करा के मैं बोल रहा हूं कि वो तुम्हारा अपना सेंटेंस हो। क्या रट्टा मार ले रहे हो यार सेंटेंस वाला? तुमको पढ़ाना असंभव। तुम लोग चले जाओ घर, नहीं पढ़ पाओगे। हैं? नहीं, अजीब अजीब है सब। कह रहे हैं एक सेंटेंस अपना अपना वाला सेंटेंस ऐसा होता है जो रट्टा मारे रहते हैं, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है, रट्टा मार के बोल रहे हैं। अपना सेंटेंस कैसा होता है? जो समझ रहे हैं, समझ के बोल रहे हैं, मेरा सेंटेंस है, दिस इज माई ओरिजिनल सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस बताओ।
खड़ा कराओ ये चश्मा। हाँ बोलो। एग्जाम्पल सेंटेंस देखे। हाँ बोलो। ये तुम्हारा अपना सेंटेंस है, किसी के सामने बोलोगे कहेगा ये रट्टा मार के बोल रहा है। फील करो कि अपना सेंटेंस है, बैठो। अब देखो इतनी प्रक्रिया, एक सेंटेंस में तुम्हारी नानी याद आ गई। सिर्फ कितने सेंटेंस में? एक सेंटेंस में। और समय कितना लगा? 2 मिनट। इस लिहाज से एक आर्टिकल पढ़ने में तुमको कम से कम 4 घंटा लगना चाहिए, तभी समझना कि तुम ठीक से रीडिंग किए हो। यही रीडिंग काम की रीडिंग है, यूजफुल रीडिंग है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कोई एक आर्टिकल अगर आपने पढ़ा तो आप उस आर्टिकल को ठीक से पढ़े हैं। इसकी परीक्षा ऐसे होती है, क्या आप उसको बोल पा रहे हैं कि नहीं, लिख पा रहे हैं कि, समझ में ना? तो हमेशा ध्यान रखना, इस तरह से पढ़ना कि तुम उसको क्या कर सको, लिख सको, बोल सको। ऐसे पढ़ना है। अगर तुमको एक आर्टिकल पढ़ने में 6 घंटे लग जाए, एक पेज पढ़ने में अगर 3 दिन लग जाए तो इट्स फाइन, अच्छी बात है। आज 3 दिन लगा है, 5 दिन बाद 2 दिन लगेगा, 10 दिन बाद 1 दिन लगेगा, उसके बाद 6 घंटे लगेंगे, उसके बाद 4 घंटे लगेंगे। वो समझने की, पढ़ने की गति स्वयं बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? लेकिन रश थ्रू नहीं करना है रीडिंग में, वरना जितना आप समझ लीजिए कि कह तो रहे हैं कि पूरा इंग्लिश एक पेज में है। अगर एक पेज लिखा गया है तो उसमें 50 सेंटेंस लिखे गए हैं ना। 50 सेंटेंस में पूरा ग्रामर है, पूरी इंग्लिश है। और ग्रामर और इंग्लिश, बहुत सारी चीजें हैं इंग्लिश के बारे में जो आप नहीं जानते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे आप अनभिज्ञ हैं, जैसे कोलोकेशन होता है, डिक्शन होता है ना। बहुत सारी चीजें होती है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अब तक आप जानते नहीं है। वो सब भी उसके अंदर क्या है, समाया हुआ है। पूरी इंग्लिश समाया हुआ है, इंग्लिश का एक एक चीज समाया हुआ है। तो अगर आपने 50 सेंटेंस पढ़ लिया, यानी पूरा पूरा इंग्लिश उसके अंदर आ गया। तो जिसने 50 सेंटेंस ठीक से पढ़ लिया, वो पूरा इंग्लिश पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? अभी तो कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित हो। ज्यादा पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित। थोड़ा पढ़ो इत्मीनान से, ऐसा कि मैं खुद उसको क्या कर सकूं, लिख सकूं, बोल सकूं। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट एक सेंटेंस से कराया और आपने डिफरेंस देख लिया ना। जो सेंटेंस आपने पढ़ा है, जिसने ठीक से पढ़ा हो, ये सब बकलोल है। जितना अभी खड़ा कराए थे, सबको नहीं आना चाहिए कल से क्लास। मैं सच बता रहा हूं, आपको इंग्लिश नहीं आएगी इस जन्म में, क्योंकि आप बहुत मूढ़ आदमी हैं। मैंने ये एक सेंटेंस कहा कि पढ़ लो, समझ लो और उसको अपना बना के बोलना, वो भी हो नहीं पाया तुमसे। सोचो क्या पढ़ोगे तुम, इससे लाख गुना बड़ा है इंग्लिश। तो आलसी टाइप के हो ना, जीवन में कुछ किए नहीं हो आज तक, बहुत आलसी हो, आराम आराम से जीवन निकाल रहे हो, कभी बढ़ नहीं रहे हो। लेकिन ऐसे घटिया लोगों को छोड़ के, ऐसे लोग जिन्होंने सेंटेंस को क्या किया था, समझा था, ऐसा कोई भी आदमी को मैं खड़ा कराता हूं। ठीक है ना? तुमने सेंटेंस पढ़ा था, बोलो। फिर देखने लगी, हाँ बोलो। क्या मतलब है इसका? She betrayed her trust. She betrayed his trust. His मतलब कोई पुरुष है, कोई पुरुष ने ट्रस्ट या विश्वास जताया था। शी मतलब स्त्री है उसके ऊपर। तो वो जो स्त्री है, बिट्रे किया, उसने धोखा दिया, उसके ट्रस्ट को तोड़ा, उसके विश्वास को तोड़ा, ओवर एंड ओवर अगेन, यानी बार बार। अब इसको अभी भी तुम फील नहीं करी हो ना, इसका सेंटेंस फील हुआ है ना अपना। ये
कोई आदमी अगर इस सेंटेंस को बोले तो ऐसे बोलेगा जैसे बोल रही थी सी, तो ऐसे लग जा रहा है कि क्या कर रही है, ये रट्टा मारी है, इसको याद करने की कोशिश कर रही। बैठो, तुम भी मजा नहीं आ पाया, तुमने पढ़ा था, बैठे बैठे बताओ क्या मतलब है। आई हैव नेवर नोन हर, मैंने कभी उसको जाना नहीं है, टू बिट्रे हिज, टू बिट्रे कॉन्फिडेंस। आई हैव नेवर नोन हर टू बिट्रे कॉन्फिडेंस का मतलब है अकॉन्फिडेंस, मतलब किसी का भरोसा, किसी भी एक व्यक्ति का भरोसा को बिट्रे किया हो, ऐसा मैं उसको कभी जाना नहीं हूं, मतलब आज तक उसने किसी का भरोसा तोड़ा नहीं है। ये भी इसको भी अच्छे से फील नहीं है, ये सेंटेंस इसका अपना नहीं है, वो ऐसा बोल रही है कि इसको खुद समझ में ठीक से नहीं आया है। ये कैसे हो यार तुम लोग कुछ आसान ढूंढो बेटा जो पच पाए, जो तुम्हारा अपना लगे, है ना। 20 किलो वजन है, 100 किलो उठा ले रहे हो, बताओ। खड़ा हो जा भाई, तुम्हारे पीछे। बोलो। बोलो बाबा। कोई सेंटेंस नहीं मिला जो समझ सको, ध्यान नहीं आया। अच्छा तुम बताओ, इंग्लिश आ पाएगी तुम्हें? ये जितना पढ़ रहे हो बेटा, ये सब है शून्य। आज तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है और आगे जितना पढ़ाएंगे सब क्या है, शून्य। ये जितना काम कर रहे हैं हम लोग सब फर्जी है और यूजलेस है। आपको समझ में आ जाएगा, कोर्स जैसे खत्म होगा ये सब खत्म हो जाएगा, इसका कुछ मतलब नहीं। हम जितना काम कर रहे हैं सब फर्जी है, इट्स ऑल यूजलेस। आप यकीन मानिए इसमें ऐसे भी बच्चे कुछ बैठे होंगे जो दूसरी बार बैच में बैठे होंगे। पूछिए जब पहली बार वो पढ़े थे 2 महीने तो उनको क्या मिला था, कुछ नहीं मिला था, जीरो था। अभी आप 4 महीने पढ़ लीजिए, अभी भी जीरो है, इससे कुछ नहीं होने वाला आपका। आप नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश, इंग्लिश का ई नहीं आएगा आपको। ये जितना, इसको पता है, इसको वल्गर साइंस कहते हैं। पूरी दुनिया में ग्रामर पढ़ने को, किसी भाषा का ग्रामर पढ़ना मूर्खों का काम माना जाता है और ये यूजलेस चीज होती है, इसीलिए इसको वल्गर साइंस कहते हैं। ये इनकंसिस्टेंट होता है, इरेगुलर होता है और वो कोई मतलब नहीं उसको पढ़ने का, मीनिंगलेस है, जिसका कोई कुछ मतलब ही नहीं, यूज ही नहीं हो, फर्जी है। अभी पढ़ते हैं ऐसा होता है, फिर पढ़ते नहीं होता ऐसा, है ना। तो ऐसी चीज पढ़ने का क्या मतलब। तो ये क्यों आ रहे हो क्लास में, ये सबसे कुछ नहीं होगा। हम जो पढ़ा रहे हैं, मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं, ये सब यूजलेस है। ऐसे आप नहीं सीख पाएंगे और आप नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश, सॉरी। अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आपको एकदम सत्य बता रहा हूं, आपके वश का नहीं है। आप घोर गधे हैं और आप खाकर हगने वाले आदमी हैं और आपने जीवन में सत्यानाश के अलावा कुछ नहीं किया है और आपसे आगे कुछ हो भी नहीं पाएगा, इसलिए बैठ जाइए। आप बैठिए। है ना, एक सेंटेंस दे दिए, हमने कहा बिट्रे वर्ड से, अपने से सेंटेंस नहीं बनाना है। डिक्शनरी में बिट्रे वर्ड से कोई भी एग्जाम्पल सेंटेंस में जाओ, कम से कम तुम्हें 30-40 सेंटेंसेस मिलेंगे। कोई भी एक सेंटेंस लो और उसको समझो, समझ लो, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो और
अब हम तुमसे कह रहे हैं कि अब अपना समझ के बोलो उसको, ये काम नहीं हो रहा है। हाँ जी, इसको खड़ा कराओ। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, बोलो। क्या मतलब है इसका? तुम सेंटेंस तो पहले गलत बोले हो, फिर उसका मतलब भी तुमको नहीं आ रहा है, तो ये कैसे तुम्हारा सेंटेंस है? हैं? बैठ के देखो तो जरा, ये बोल रहे हो हैव नेवर नोन टू बिट्रे, लिखा है, तो अपना सेंटेंस देखो। लिखा है ये सेंटेंस, बोलो। हर बोले थे हैं? अरे लेकिन झापड़ अभी। खड़े हो जाओ, बोलो सेंटेंस अब। मतलब जानता हूं। क्या देखा गया है, क्या देखा गया है? बैठो, गधे नरेश तुम भी। और पीछे एकदम जो खड़ा है, पीछे। हाँ तुम खड़े हो जाओ, बोलो सेंटेंस। है? हिज फेस बिट्रेड हर एंजाइटी, क्या मतलब है? हाँ, बिट्रे का मतलब होता है, जैसे आप, आपके फेस पे चिंता है, एंजाइटी है। अब वो एंजाइटी को छुपाने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा धोखा दे रहा है आपको। आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चेहरा दिखा रहा है। तो इस सेंटेंस को क्या कहेंगे कि हिज फेस बिट्रेड हिज एंजाइटी। उसकी जो एंजाइटी या चिंता थी, उसको छुपा नहीं पा रहा था चेहरा, छुपाने में उसकी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि धोखा दे रहा था, दिखाई दे रहा था। तो इसका अर्थ यह है कि उसके चेहरे से चिंता झलक रही थी, चाहे वो लाख छुपाने की कोशिश कर रहा हो। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो एक सेंटेंस, जस्ट वन सेंटेंस, एक सेंटेंस तुम नहीं संभाल पा रहे हो। क्या खाए हो बेटा? मम्मी पापा ने क्या खिलाया है? एक सेंटेंस नहीं संभाल पा रहे। और तुमको काम दिया है हमने कि 6 घंटा 5 घंटा क्या करना है? रीडिंग करना है। करते हो ना? कौन बोला? करती हो तुम वाहियात तरीके से। वो 5-6 घंटा तुम अगले 10 साल तक पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि सफल लोग अलग काम नहीं करते। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। वो अलग काम नहीं करते, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। वो वही काम करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने गधे हैं उनकी पहचान मुझे है। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। बार बार आप सेंटेंस देख रहे हो ना, सोचो। एक सेंटेंस को तुम 10 बार देख लिए, ऐसा रीडिंग किए हो? कभी रीडिंग करी है ऐसे? नहीं करी है? तो बताओ, अंग्रेजी आएगी तुम्हें? रीडिंग कर रहे हो या समय खराब कर रहे हो? टाइम खराब किया है ना मैंने, तुमने रीडिंग की है प्रॉपरली, ठीक से। अब समझ में आ रहा है ना कि रीडिंग कैसे होती है। नाउ यू नो हाउ यू शुड रीड अ टेक्स्ट। चलो इसको खड़ा कराओ, चाहिए इसको खड़ा करो, इसका। हाँ, ये हाँ।
बोलो। तुम्हारा अपना सेंटेंस है ना, तो क्यों उसका नाम ले रही हो? उससे क्या मतलब है? एक बात लोग ने, मुझे हंसी आ रही है, क्या किसी एक ही ने बोला था ये किसी एक ही का मूल सेंटेंस है जी? मुझे हंसी आ रही है, इसको लाखों लोग बोल चुके हैं, लाखों बार बोल चुके हैं, सबका अपना अपना सेंटेंस है ये। तुम अपना सेंटेंस बोलो, किसने क्या बोला उससे मतलब नहीं है। जा ये महारानी बारू, फिर से बोलो। क्या मतलब है इसका? तो विश्वास आया था तुम्हारे सेंटेंस में? हाँ बताओ। तुम कह रही है मेरा सेंटेंस है, तुम्हारा अपना सेंटेंस जानते हो कैसा होगा? ए जितना सबको अभी खड़ा किया था सब खड़े हो जाओ, जितने लोगों को अभी खड़ा किया था खड़े हो जाओ। तुम्हारा अपना सेंटेंस है, बताओ कि तुम कहां से हो, चाहे तुम अपना नाम बताओ इंग्लिश में, हैं? अब देखो, जब ये बोल रहे हो ना कि माय नेम इज फलाना, माय नेम इज सो एंड सो, वो लग रहा है कि ये तुम्हारा अपना सेंटेंस है। तुम्हारे बोलने का स्टाइल देखो कैसा है, यू जस्ट सी हाउ डिफरेंटली यू आर स्पीकिंग। बोलो, फिर से बोलो। ये अलग तरीके से बोल रही हो ना? क्यों बोल रही हो? क्योंकि ये तुम्हारा अपना सेंटेंस है, हैं? एक बात को 100 बार नहीं, लाख बार बोला जाता है। जब बोलोगे तुम्हारा अपना सेंटेंस ही है वो, और मौलिक ही है। कोई भी नया सेंटेंस बोलो, बोलो जैसे कि, अच्छा चलो एक नई चीज बोलनी है कि सर नाराज हैं या मेरे शिक्षक नाराज हैं, बोलो। ये तो अभ्यास नहीं किया था ना। तो अभी जब तुमने बोला, और जब तुम्हारा ये अपना सेंटेंस था, बोलने का स्टाइल देखा अपना, अलग था कि नहीं? मेरे शिक्षक नाराज हैं, माई टीचर इज एंग्री। कितना इत्मीनान से बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, लग रहा है कि ये अपना सेंटेंस है तुम्हारा, दिस इज योर ओन सेंटेंस। मेरे शिक्षक नाराज हैं, माई टीचर इज एंग्री। मेरे पिताजी बीमार हैं, अपना समझ के बोलो, हड़बड़ाओ मत। माई फादर इज इल। बोलने का स्टाइल बदला कि नहीं बदला? ऐसा पढ़े हो एक भी सेंटेंस, समय अपना सत्यानाश किया ना अपना, कैसे पढ़े हो, क्या सीखोगे तुम फिर? और मैं यकीन से बता रहा हूं आपको, एक आर्टिकल में, अब देखिए क्या होता है, अब बैठिए, मैं क्यों बुलाया हूं आपको। दिक्कत कहां आती है समझ लीजिए, क्यों आपको इंग्लिश एक ही तरीके से आएगी। केवल एक तरीका है इंग्लिश सीखने का, और वो है पूरी अवेयरनेस के साथ क्या? रीडिंग। पूरी अवेयरनेस के साथ लिसनिंग। अवेयरनेस का मतलब होता है पूरी जागरूकता, ऊर्जा, एक एक चीज जान लगा करके, एक ही चीज को आराम से क्या कर रहे हो यार, एक ही चीज को क्या करना, बार 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 बार। अभी देखो, एक सेंटेंस पर जितना तुमने मेहनत करी है, सोचो अगर ऐसा 50 सेंटेंस हो तो 50 या 150 मिनट, यानी 4 घंटे। इतना छोटा सा 50 सेंटेंस का मतलब होता है न्यूज़पेपर का एक छोटा सा आर्टिकल, उसको तुम्हें पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटा। और वर्थ है वो, करना चाहिए, वही करना चाहिए, वही, उसी से इंग्लिश आएगा, इसी तरीके से पढ़ के आएगा। अगर आप एक आर्टिकल को 5 घंटे में पढ़ेंगे तो, ऐसे पढ़ेंगे तब। अब देखो क्यों ऐसा रीडिंग करके इंग्लिश आता है। सुनो, इंग्लिश में समस्या क्या है। इंग्लिश में एक वर्ड के 25 मतलब हैं, बात समझ रहे हो ना? एक शब्द के कई सारे मतलब होते हैं। कितना रटोगे जी, इस शब्द का इतना ये मतलब है, इस शब्द का ये मतलब, इस शब्द का कितना रटोगे? और रटने का जो तरीका है, या जो रटने की, ये जो रटने की जो एक तरीका अपनाया है आपने, कि अंग्रेजी सीखेंगे रट के, रट सकते हैं आप,
आप रटिए आगे और पीछे क्या होता जाएगा, भूलता जाएगा। ये रटना किसी काम का नहीं है। कितना रट लेंगे? आपको क्या लगता है छोटे छोटे शब्द भी रटना पड़ेगा आपको? आप बताइए, प्रेपोजिशन की गलती होती है ना आपसे? क्यों गलती होती है? जैसे मैंने कहा कि वह दाईं आंख से अंधा है, वह दाईं आंख से अंधा है। he is blind in the right eye। अब आप प्रेपोजिशन की गलती करते हैं ना, क्यों गलती करते हैं? इसका कारण मैं बताऊं। प्रेपोजिशन बहुत कम है। काहे सो रहे हो यार, रोज लगातार सो रहे हो? हाँ? है ना? मैं कम से कम 100 बार मारूंगा अब अगले 1.5 घंटे में, याद रखना। कब आंख में लग जाए कोई ठीक नहीं है। चश्मा पहन लो। हाँ हाँ, आके जो सो रहे हो ना क्लास में, गर्मी के दिन में एसी मिल गया, लौटा रहे हैं, है ना? हाँ, बाहर जाओ, बहुत मारेगा सब तुमको। अब मैंने ये लिखा कि वह दाईं आंख से अंधा है, ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई। अब देखिए, ये प्रपोजिशन आपसे पचा नहीं। सोच रहे हैं अरे इन कैसे हो गया, क्यों नहीं पचा? तुमको बहुत कम प्रपोजिशन हैं, बहुत कम है, पूरे इंग्लिश में 100 प्रपोजिशन, ठीक है? लेकिन आपसे प्रपोजिशन फिर भी नहीं यूज हो पा रहा है। आप प्रपोजिशन की गलती करते हैं और करते रहेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है कि सिर्फ 100 प्रपोजिशंस है एंड यू आर अनेबल टू यूज देम इन द राइट वे? करेक्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं प्रपोजिशन का। क्यों हो रहा है भाई? इसका कारण मैं बताता हूं। अवेयरनेस नहीं, सुनो। तुमने सीखा है कि इन मतलब क्या होता है, में, और यहां लिखा है कि वो दाईं आंख से अंधा है। तो तुम क्या लगाते? से के लिए, से के लिए बाई पढ़े हो, फ्रॉम लिखे हो ना, तो लिखो ही इज ब्लाइंड बाय द राइट आई, ही इज ब्लाइंड फ्रॉम द राइट आई। प्रॉब्लम क्या है कि इन का मतलब में भी होता है, इन का मतलब से भी होता है, इन का मतलब होता है के ऊपर, इन का मतलब होता है पर, इन का मतलब होता है के भीतर, इनका मतलब होता है के द्वारा, इनके मतलब होता है के साथ। अब प्रॉब्लम यह है तुम्हें कि इतना ना घटिया तुम्हारा न्यू पड़ा हुआ है कि वही तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखने दे रहा है। तुम्हारे दिमाग में एक चीज बस गया है कि इन मतलब में। इनका ज्यादातर अर्थ क्या होता है, में। लेकिन एक बात बताओ, इंग्लिश में है? इंग्लिश में कोई में, पर, ऊपर, के, नीचे, के, भीतर, के साथ नहीं है। इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। वहां में, ऊपर के साथ से कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉब्लम यही आ रही है। अब ये बताओ कि अब इन का मतलब कहां पे क्या होगा, ये कोई सिखा पाएगा? ये सीख पाओगे? ये तो रीडिंग करते करते आइडिया लगेगा ना कि किसके साथ क्या लगना चाहिए। अब अगर हम इसी सेंटेंस को 3 बार पढ़ लें, 4 बार ठीक से, धीरे धीरे, पहली बात तो जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो चकित होंगे, सरप्राइज्ड होंगे। ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई, इन कैसे आ गया जी? चकित होंगे ना, चकित होंगे और खुशी भी मिलेगी, सीखा एक नई चीज। और 3 बार इसको क्या करोगे, पढ़ोगे। और जब ऐसे पढ़ोगे ना तो तुम्हारे अंदर धुन भी पड़ेगा। किसी से कहेगा इधर आओ, बिना, तुम देखना ये तुम्हारे अंदर टेंडेंसी आएगी जब पूछने का लोगों से। जब आदमी कोई सीखता, ठीक से पढ़ता है ना, तो उसके अंदर टेंडेंसी आती है, प्रवृत्ति आती है कि वो दूसरों से भी क्या करने लगता है, पूछने लगता है। इधर आओ, इधर आओ, एक सेंटेंस बताओ। वो दाईं आंख से अंधा है और इंतजार करेगा कि ये फ्रॉम बोले। वो जानता है कि ये क्या बोलेगा, फ्रॉम।
तो बोलेगा ही इज ब्लाइंड फ्रॉम द राइट आई। फ्रॉम नहीं होता है, क्या होता है? इन। आपके जीवन में अभी ये स्टेज नहीं आया, इसका मतलब आप लीग में बहुत दूर हैं। अभी आपका कहीं एसएससी से लेना देना नहीं है, नौकरी फोकरी भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला। इस स्टेज में आपको क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। तो खाली हम किसकी बात कर दिए? प्रपोजिशन की। हम लोग डिटर्मिनर्स पढ़े ना, कितने डिटर्मिनर्स हैं? 60। हमने ये भी पढ़ा है कि नाउन के पहले डिटर्मिनर का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो। कहां नहीं हो सकता, कहां हो सकता है? अच्छा, अगर होगा भी तो कौन सा डिटर्मिनर प्रयोग होगा? अब बताइए कि जब आप रीडिंग करते हैं तो न जाने कितनी बार, अगर 50 सेंटेंस है तो कम से कम 150 बार, 200 बार आपको डिटर्मिनर का यूज उसमें मिलेगा। अगर अवेयरनेस के साथ पढ़ें तो आप हर बार ध्यान देंगे कि डिटर्मिनर आया कि नहीं आया, और आया तो कौन सा डिटर्मिनर आया और क्यों आया। समझ रहे हैं ना? कुछ भी। अभी हम लोग फाइनाइट वर्ब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिना फाइनाइट वर्ब के कोई सेंटेंस होता है? हमने कहा कितने फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स हैं? 120। पूरा 120 फाइनाइट वर्ब फॉर्म से अंग्रेजी बना है। इतना छोटा है इंग्लिश। अगर हम 50 सेंटेंस पढ़ रहे हैं, यानी 50 तरह के या 40 तरह के या 35 तरह के, तो फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स हम पढ़ लिए उतने में ही। तो क्या मजाल कि हम उस्ताद न बन पाए फाइनाइट वर्ब फॉर्म के। फाइनाइट वर्ब फॉर्म के उस्ताद बन सकते हैं ना इजीली, एक दिन में बन सकते हैं ना। अगर हम 6 घंटे की रीडिंग कर लें, 8 घंटे की रीडिंग कर लें, तो शायद उसमें 50 क्या 100 120 फाइनाइट वर्ब फॉर्म आ जाएगा, है कि नहीं? तो कहां रोज तो फाइनाइट वर्ब फॉर्म की प्रैक्टिस हो रही है। प्रॉब्लम कहां आ रहा है कि आज आपको पता चला कि आपने पूरा समय नष्ट किया है, आपने पढ़ा ही नहीं है, रीडिंग ही नहीं की है अवेयरनेस के साथ। आप हमेशा क्या किए हैं? रस थ्रू। आपको क्या लगता है कि ज्यादा पढ़ने से क्या मिलता है? इंग्लिश आती है। और मैंने बार बार समझाया है कि ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा समय तक पढ़ने से मिलेगा। टाइम देना इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना टाइम दिया ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के साथ आपका एक्सपोजर कितना देर का रहा। अगर एक छोटा सा पैसेज पढ़ने में पूरा दिन निकल जाए, अगर 8 घंटा निकल जाए, तो वर्थ है, देना चाहिए, दीजिए, वैसे ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर पढ़ लिया तो एक बार ना पढ़ना, 2 बार पढ़ना। किसी चीज को क्या पढ़ो, आज से आदत बना लो कि एक आर्टिकल को एक बार में खत्म नहीं करना है, पहले एक बार पढ़ लेना है, फिर उसको एक बार पढ़ना है, और तीसरी बार में खुद ही बोलना है उसको, या खुद ही लिखने की क्या करनी है? चेष्टा करनी है। और हम पक्का है कि नहीं लिख पाएंगे और नहीं बोल पाएंगे, तो फिर चौथी बार अब उसको क्या करना है? पढ़ना है। ये जाके कंप्लीट हो। अब ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो समय बहुत लगेगा, और पढ़ेंगे आप थोड़े, लेकिन रैपिड प्रोग्रेस होगा। अंग्रेजी आप 25 दिन में सीख जाएंगे, 25 डेज। और वोकैबुलरी आप देखे होंगे कि जब आप क्लास में शुरू में आए थे, और मैं छोटा सा जब न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ाता था, 5 मिनट का होता था, 4 मिनट 5 मिनट का होता था, और उसमें 20-25 वर्ड आप सीख लेते थे। सोचिए, तो अगर 5 मिनट के अंदर 20 वर्ड सीख ले रहे हैं, तो आधा घंटा में कितना वर्ड सीख सकते हैं? 1 घंटा में कितना वर्ड सीख सकते हैं? और वोकैबुलरी एनहांसमेंट का इससे कोई बेहतर तरीका नहीं है। अपने वोकैबुलरी का, शब्दों के ज्ञान को बढ़ाने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। वो जो रटने वाला तरीका है, महा फालतू तरीका है, उससे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। और ये आपको तब पता चलेगा जब आपका समय नष्ट हो जाएगा, 2 साल 2.5 साल नष्ट हो जाएगा। जब पेपर देने जाएंगे तो पता चलेगा कि वहां काम नहीं आ रहा है, क्योंकि आप शब्द केवल, मैंने क्या बताया, एक शब्द के कई मतलब होते हैं ना। आप रटते हैं एक शब्द के कई मतलब? नहीं रटते हैं। अब दूसरी चीज समझिए, क्यों शब्द नहीं रटना चाहिए? शब्दों को सीखने के लिए रटने वाली विधि को अपनाना बेवकूफी है। शब्द जब भी सीखना है तो संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में सीखना है, रीडिंग के थ्रू सीखना है। मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? वाह, बड़ी तेज हो गया। रटने वाला काम नहीं चलेगा, रटने वाला काम खराब है। क्यों खराब है मैं समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे। क्लोज टेस्ट आप सॉल्व करते हो? जीवन में कभी कोशिश की है सॉल्व करने की? आज अगर नहीं की होगी तो आज जाके करना, जरूर करना क्लोज टेस्ट, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूं। क्लोज टेस्ट जब तुम सॉल्व करोगे तो पता है क्या है, लगेगा कभी कभी कि 3 आंसर सही है,
कभी कभी तो लगेगा कि चारों सही है, अक्सर लगेगा कि इसमें ये दो आंसर सही है। ऐसा क्यों होता है तुमको? और इसमें वो 9th वाला बच्चा है जो 9th क्लास में पढ़ता है, कहां है वो 9th वाला बच्चा? कहां गया? अच्छा वो शाम वाले बैच में, सॉरी मेरा भी दिमाग खराब है, शाम वाले बैच को बुलाया नहीं है ना। 9th वाला बच्चा को अभी पक्का मैं खड़ा कराता उसको, और आप क्लोज टेस्ट उसको दे दीजिए। भाई साहब पूरा क्लोज टेस्ट आपका सही करेगा, एक भी गलती नहीं होगी। और तब आप दांतों तले उंगली चबाते कहते अरे भाई ये हुआ कैसे यार। मैं बता रहा हूं उसमें और आप में क्या अंतर है। देखो क्या होता है, हिंदी में तुम लोग कैसे शब्द सीखते हो मैं समझा रहा हूं। तुम सीखते हो बिग मतलब बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, ह्यूज बड़ा, जायंट बड़ा, जायगांटिक बड़ा, इनॉर्मस बड़ा, वास्ट बड़ा, ह्यूमंगस बड़ा, मैमथ बड़ा, एलिफेंटाइन बड़ा। हाँ सबका मतलब आपके लिए क्या होता है? टॉल बड़ा, सबका मतलब क्या होता है? बड़ा। गर्गैंचुअन बड़ा, ठीक है। ग्रेट बड़ा, सबका मतलब बड़ा रख लेते हो। अब एक बात बताओ, इसका क्या फायदा है? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है ऐसे केवल रट लेने से कि बड़ा बड़ा बड़ा। जैसे अब कहते हैं कि कभी अखबार पढ़ते हुए तुम्हें मिला होगा, कहना है कि बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ और 2-4 घर उसके अंदर दब गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो जब भूस्खलन, बड़ा भूस्खलन कहना होता है तो क्या कहता है? अ बिग लैंडस्लाइड कहता है? नहीं, क्या बोलता है? ह्यूज लैंडस्लाइड कहता है। हमेशा सुन देखो कि अ मैसिव लैंडस्लाइड ऐसा बोलता है ना। अक्सर आपको ये वर्ड देखने को मिलता है ना। अब आप सोचना कि अगर ये ऑप्शन में आता, मान लो क्लोज टेस्ट होता और क्लोज टेस्ट में लैंडस्लाइड के पहले ब्लैंक होता और आपको कहा होता कि मैसिव, इनॉर्मस, ऐसे मैमथ, एलिफेंटाइन, ह्यूज, तब कंफ्यूज आते ना। और लगता कि अरे यार इसमें कौन सा सही होगा, सबे सही हो जाएगा क्या? होता कि नहीं होता? तो आपके शब्द सीखने का क्या मतलब? वो किसी काम का हुआ? हिंदी में समझाएं इसको। देखो लात, जब कोई हिंदी सीखेगा तो लात मतलब टांग, मतलब टंगड़ी, मतलब पैर, मतलब पांव, यही होता ना है? क्या? गोर तो लात, पैर, पांव, टंगड़ी, टांग, ऐसे ही तुम लोग सीखते हो ना। जैसे बिग, ह्यूज, लार्ज, मैमथ, इनॉर्मस, वास्ट, एक्सटेंसिव, एलिफेंटाइन, गार्गेंचुअन, सब तुम्हारे लिए एक है ना। वैसे लात, पांव, पैर, टांग, टंगरी सब क्या है? एक है। अब ये तुम बताओ, डिक्शन इसी को कहते हैं कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है? कोई एक शब्द है तो उस शब्द के साथ फिक्स्ड होता है कि यही शब्द आएगा जब भी आएगा। तो कोल मतलब कौन मीन्स टुगेदर, लोकेशन मतलब स्थिति, साथ में आने की स्थिति को क्या बोलते हैं? कोल लोकेशन कहते हैं। तो किसी शब्द के साथ कौन सा शब्द आएगा ये फिक्स्ड है और रीतिगत रूप से तय है, आप लिख नहीं सकते, बना नहीं सकते अपने से। पूरे भाषा में भरा हुआ है कोलोकेशन, किस शब्द के साथ क्या आएगा ये भरा हुआ है हर भाषा में, इसको कोलोकेशन कहते हैं। और एक चीज होती है डिक्शन। डिक्शन क्या होता है कि कौन सी बात किस सिचुएशन में कहनी चाहिए, वो डिक्शन तो पहले कोलोकेशन समझाते हैं कि देखो लात, टांग, पांव, टंगरी सब एक है। चलो लेकिन जब हमें बोलना होता है कभी भी, बदतमीजी ना करो, लात खाओगे, वहां कहते हैं टांग खाओगे, पांव खाओगे, टंगड़ी खाओगे, कभी बोलते हैं काहे नहीं, लगा दो, काहे गलत हो जाएगा? क्योंकि ये कोलोकेशन है ना। बात समझना, यही प्रॉब्लम तुम्हें कहां आती है? इंग्लिश में। ये कैसे सीखोगे, कैसे सिखाया जाएगा? ये सिखाया जा सकता है? हाँ समझ रहे हो ना।
अब जैसे मान लो हिंदी में कहना हो पंडित जी पांव लगूं, पंडित जी टांग लगूं, पंडित जी लात लगूं, बोल सकते हैं। बात समझना है कि नहीं, बात समझ में क्या आ रहा है? तो हिंदी में तुम समझ ले रहे हो आसानी से, ये सेम चीज किसमें लागू हो रहा है? इंग्लिश में। जैसे गलती करना, करना हम जानते हैं डू, गलती अ मिस्टेक, डू अ मिस्टेक, ये क्या है जी? गलत है। मिस्टेक के साथ जब भी कोई वर्ब आएगा वो कोलोकेट करेगा, कोलोकेट करने वाला वर्ब क्या है? मेक, या क्या होगा? कमिट। मेक अ मिस्टेक, कमिट अ मिस्टेक। अब कैसे पता चलेगा जी कि गलती करने के लिए मेक अ मिस्टेक होगा, कमिट अ मिस्टेक होगा? इसका कौन सा पढ़ाई है? कोई पढ़ाई है? नहीं है। जब हम अवेयरनेस के साथ क्या करेंगे? रीडिंग, तब ये दिमाग में क्या होगा? घुसेगा, इस चीज पर नजर जाएगी, ये चीज बचेगा, ये चीज सीखेंगे हम। कितना सीख लोगे यार? कौन पढ़ा सकता है तुम्हें अंग्रेजी? क्या क्या पढ़ा लेगा बेचारा? वो कितने दिन तक पढ़ाएगा? 1 लाख साल तक पढ़ाएगा क्या? 3 साल का बच्चा अंग्रेजी कैसे बोल रहा है? ऐसा क्या पढ़ लिया उसने कि 2.5 साल और 3 साल में इंग्लिश फर्राटेदार बोल रहा है? 2.5 साल का बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। हाउ? भाषा सीखने का एक ही तरीका है, उस भाषा के साथ क्या करना है? जोड़ना है अपने आप को। जानते हो 2 साल का बच्चा भाषा को बहुत गंभीरता से सुनता है। मेरा बेटा अभी 2 साल का नहीं हुआ है, 30 अप्रैल को हो जाएगा। मैं देखता हूं कि जैसे हम लोग कन्वर्सेशन या बातचीत कर रहे हैं ना, तो हम बातचीत कर रहे हैं और एकदम ध्यान से सुन रहा होता है, बहुत ध्यान से, ऐसे कुछ कर रहा होगा लेकिन वो ऐसे ऐसे कर रहा है, पर पूरा उसका ध्यान किस चीज पर है? सेंटेंस पर। और क्या होता है? वही सेंटेंस जो हम लोग बात कर रहे होते रिपीट करता है। कितना माइन्यूटली उसको क्या कर रहा है? वो ऑब्जर्व कर रहा है। अभी मैं किसी दिन लाऊंगा, 2 साल का नहीं हुआ है, वो पूरी हिंदी बोल रहा है, सब कुछ कन्वर्सेशन कर रहा है प्रॉपरली। पापा यहां आओ, फिर मैं कहता हूं पापा जी, अच्छा पापा जी यहां आइए, सुधार लेता है। यहां बैठ जाइए, कहां जा रहे हो? यहां बैठो, मेरे साथ बैठो, आओ खेलते हैं। पूरा प्रॉपर। अभी 2 साल का नहीं हुआ है। कैसे हुआ? क्योंकि भाषा के जब वो माहौल में है तो लगातार भाषा सुनते सुनते अवेयरनेस के साथ सुन रहा है और उस पर फोकस करके क्या कर रहा है? सीख रहा है, एक एक चीज रिपीट कर रहा है। बताओ, अभी ब्रेन उसका विकसित नहीं हुआ है, इतना छोटा ब्रेन होगा बेचारे का। हम भी अगर वही काम करने लगे, भाषा को क्या करने लगे? माइन्यूटली ऑब्जर्व करने लगे, पूरा फोकस के साथ एक एक सेंटेंस जैसे भी रिपीट किया, हम भी क्या करने लगे? रिपीट करने लगे। मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा? कितना रैपिडली इंग्लिश सीखेंगे हम लोग। बात समझ में आ क्या रहा है? और वोकैबुलरी सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? वोकैबुलरी कैसे सीखेंगे? कॉन्टेक्स्ट में, किस सेंटेंस को कैसे बोलना है, किसी चीज को क्या बोलने का स्टाइल, ये सब सीखेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो प्लीज, मैंने क्या बोला था कि इस क्लास का इंपॉर्टेंस कितना है? 40%। जब आप किसी टीचर से इंग्लिश के लेसन्स ले रहे हैं वो सिर्फ 40%। निमोनिक्स तरीके से पढ़ाते हैं जो वोकैबुलरी, मैं दावा करता हूं इस बात का, शर्त है 10 लाख रुपए का। ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हैं वो भी, कोई माई का लाल अगर निमोनिक्स पढ़ ले सिर्फ 20 दिन, और अगर एसएससी सीजीएल की नौकरी हो जाए, मैं 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। जिसने 10 दिन भी निमोनिक्स पढ़ लिया किसी से गलती से, उसकी नौकरी ये नहीं होगी। अब गलती से भी उसके संपर्क में मत जाना। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब वो निमोनिक्स पढ़ाएगा ना, तो तुमको मालूम है कि एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं और उस शब्द का प्रयोग जानना पड़ता है, कोलोकेशन और डिक्शन जानना पड़ता है। निमोनिक्स में ना प्रयोग है, ना डिक्शन है, ना उसका कई अलग मतलब से खाली उसको उल्टा पुल्टा बताते हैं। जैसे बताएंगे कि रिबाल्ड, REBALD, रिबाल्ड, बाल्ड मतलब गंजा। तो आदमी गंजा होता है तो इससे बेइज्जती होती है, बेइज्जती होना एक गंदी बात है। गंदी मतलब अश्लील, यानी रिबाल्ड मतलब अश्लील। 4 दिन बाद अगर रिबाल्ड कहें तो तुमको बाल्ड मतलब गंजा खाली याद आएगा, बाकी कुछ याद नहीं आएगा। और अगर मान लो रिबाल्ड मतलब अश्लील, तो कहां इस्तेमाल होगा? तो कुछ भी कह देगा, जैसे अश्लील, गंदा, तो कहेंगे ये गंदी जगह है, रिबाल्ड प्लेस, मारेगा एक झापड़ कोई सुन के। रिबाल्ड का एक ही जगह इस्तेमाल होता है, एक ही नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? जोक्स। रिबाल्ड जोक्स, अश्लील जोक्स।
अब ये सिखाया उसने जो निमोनिक्स पढ़ा रहा है, उसको क्या मतलब है जी? वो तो कुछ भी याद करने के लिए क्या है, बाल्ड मतलब गंजा, गंजा से जोड़ के करते रहो। अब जानते हो क्या होगा, अगर रिवाल्ड जोक्स तुमको हम बता भी दें ना 3 बार, तो अगर एक बार तुमने निमोनिक्स वाले टीचर से सुन लिया ऐसे, तो हमारा जोक्स फोक्स भूल जाओगे, तुमको वही अच्छा लगेगा। और जब भी रिवाल्ड आएगा ना तो दिमाग में आएगा बाल्ड। बॉल्ड मतलब होता है, बोल्ड मतलब गंजा, तो आदमी गंजा है रिवाल्ड। तो समझे में नहीं आया कि रिवाल्ड मतलब क्या होता है, अश्लील। जब आप जुड़ रहे हैं अंग्रेजी से, तो इंग्लिश और आपके दिमाग के बीच में सीधा लिंक होना चाहिए। ये मेरा दिमाग और ये इंग्लिश, बीच में कोई दलाली नहीं। बताओ, एक वर्ड और उसके मीनिंग के बीच 25 दलाल रख दिया उसने, निमोनिक्स वाले टीचर ने। निमोनिक्स पढ़ाने वाला जो आदमी होता है, उससे कहा जाए कि 5 मिनट बेटा या बेटी या चाची या चाचा जी, 5 मिनट आप आके इंग्लिश बोल दीजिए करेक्ट। 5 इंग्लिश नहीं, 5 सेंटेंस में बोल दे बेटा, वो ना बोल पाई हैं। तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग आसान की तरफ जाते हो। तुम लोग सोचते हो ना कि अरे बढ़िया तरीका लेके आया है, हाँ बाल मतलब गंजा, गंजा से अश्लील, आओ पढ़ो, याद हो रहा है। तो जितना लाइव सुन रहा होगा, बेटा आज तुम्हें मातारी की कसम है, आज निमोनिक्स अगर पीछे पढ़े होगे तो याद करना कि जितना तुम निमोनिक्स पढ़े हो उसमें कितना याद है तुम्हें, और उसका तुम कहां इस्तेमाल कर लोगे। जरा एक सेंटेंस बना के देख लेना उसके ऊपर, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने अपने साथ किया क्या है। हमने कसम दिला दिया है, तुम में से जितने लोग निमोनिक्स पढ़े होंगे सब पर कसम ये लागू होता है। आज यही जाना हो ना कहीं नहीं, यही याद कर लो। कभी निमोनिक्स पढ़े हो? कितने लोग हाथ उठाओ, निमोनिक्स के तरीके से वर्ड कसम दिला रहे हैं, हाथ उठा लो। एक, पूरा हाथ उठाओ, शर्माओ मत। 2 3, चलो जरा याद करो एक शब्द। नहीं याद है ना? हाँ, डिलीट कर दिया। और देखो अभी 3 ही लोग हैं, अभी हुएंगे और अभी इसमें और भी होंगे, पक्का छुपा रहे हैं, क्योंकि पूरा यूट्यूब भरा हुआ है ऐसे गधों से जो पढ़ा रहे हैं निमोनिक्स के तरीके से वोकैबुलरी। तो इसमें पढ़ा होगा, इतनी भीड़ लगी हुई है, ये पक्का इसमें अभी बहुत सारा है जो पढ़ा होगा निमोनिक्स, लेकिन डरे उठा नहीं रहा है। मैं डांट थोड़ी रहा हूं, मैं तुम्हें सिद्ध कर रहा हूं, ये प्रूफ कर रहा हूं कि जो तुमने काम किया वो किसी काम का नहीं है। और कोई निमोनिक्स वाले तरीके से पढ़ा है वोकैबुलरी कभी? हाँ, अब जाके हाथ उठाए, शर्माते शर्माते। अच्छा बताओ किस काम का था वो? कोई काम का नहीं था, लेकिन उस समय मजा आ रहा था ना, लग रहा वाह क्या मास्टर है, क्या निकाल रहा है। निमोनिक्स जो पढ़ाता है सब ना, निमोनिक्स तरीके से वोकैबुलरी, जानती क्या पढ़ाता है? वो बोलेगा कि विजिलांटी, एक विजिलांटी ग्रुप होते हैं ना, विजिलांटी ग्रुप्स होते हैं, मतलब जैसे बजरंग दल वाले हैं, वो 14 फरवरी जब आता है वैलेंटाइंस डे, तो वो बेचारे पार्क पार्क में लाठी लेके घूमते हैं, जहां स्त्री पुरुष 2 एक साथ मिल गया वो मारना शुरू कर देते हैं। बेंच पे 2 स्त्री पुरुष एक साथ बैठे मिल गए, वो गया और पीछे से मार डंडा, जब पलटे तो उसके महतारी बाप थे, है ना? ठीक है, ये भी होता है। तो कुछ लोगों को क्या है, घर में मम्मी है, पापा है, कोई 50 साल में मर गया, कोई रोज करा करा के मर रहा है, उसकी सेवा भाव नहीं है कि आसपास कुछ सुधारा जाए, सकारात्मक जोड़ने वाला काम किया जाए। विध्वंस वाले काम में बड़ा मन लगता है किसी किसी का, भांग वांग पी के, दारू वारू पी के बांध बांध के चल दो जाए, डंडा लेके हाँक रहे हैं ना, मजा आता है उसमें ना। तो अभी बहुत ऐसा केस हो गया कि भाई बहन ऐसे बैठे हुए थे और उन्होंने जाके मार दिया, और सब लोकल का था, पुलिस भी बुला लिया, वो आदमी बुला लिया 20-25 लोगों को। अब बजरंग दल वाले 5-6 थे, किसी का नाक तोड़ दिया, किसी का मुंह फोड़ दिया, किसी का दांत निकलवा लिया, ऊपर पुलिस और ठोकी उनको 25 लाठी ऊपर से कि तुमको किसने ये दिया, ये काम पुलिस का है ना, तुम्हारे बाप ने तुमको नियुक्त किया है सब करने के लिए, तुम समाज का ठेका लिए हो, तुम अपना देख नहीं रहे हो, जीवन में कुछ बनाने वाला काम नहीं किए, और तुम जीवन समाज का ठेका लिए चले हो कि डंडा लेके मार रहे हो। किसने तुमको हक दे दिया? ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी लॉ है, कानून के खिलाफ है, पुलिस को ठोकी उनको, और सब तो ठोकबे किया है ना। हाँ,
तो ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विजिलेंटी। इस्लाम में भी ऐसे विजिलेंटी ग्रुप्स हैं, इस्लाम में बहुत हैं विजिलेंटी ग्रुप्स। मौलाना लोगों ने ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं कि देखो कोई ऐसे ना करे, कोई वैसा ना करे, वो भी ठोके जाते हैं वहां। तो विजिलेंटी ग्रुप्स कुछ होते हैं जो कानून को हाथ में ले लेते हैं अपने। दे टेक लॉ इन देयर ओन हैंड्स एंड दे स्टार्ट डिक्टेटिंग पीपल हाउ टू बिहेव एंड हाउ नॉट टू बिहेव। डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं कि लोगों को कैसा करना है काम और कैसा नहीं करना है। तो ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं इनको विजिलेंटी ग्रुप्स बोलते हैं। अब टीचर, एक दिन मैंने, बहुत पहले की बात है, एक टीचर को देख लिया, मेरे ही प्लेटफॉर्म पर टीचर पढ़ा रहा था। मैं जब उस समय एप्टेक्स करके एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, मैं जब ज्वाइन कर रहा था तो मैंने देखा कि इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है। तो जैसे मैंने उसको देखा, वो पढ़ा रहा है बच्चों को, देखो बच्चों बच्चों, देखो देखो विजिलेंटी, विजिलेंटी समझो समझो, बिजली आंटी हैं, वो चप्पल लेके दौड़ा रही हैं। बिजली आंटी चुप, हाँ दौड़ा रही कि बॉल तुमने कैसे मारा मुझे, मेरे सर पे बॉल लग गया है, अब मैं बॉल नहीं दूंगी। बिजली आंटी चप्पल लेके दौड़ा रहे हैं। अब बताओ, कभी विजिलेंटी आएगा तो बिजली आंटी आएंगी, बॉल और चप्पल हाथ में याद आएगा, है ना? सुनो ना मैंने कहा तुरंत, जिसका प्लेटफॉर्म था, हमने कहा एक काम करो, इस प्लेटफॉर्म में मैं कभी नहीं पढ़ा सकता, ये ऐसे ऐसे ढक्कन लोग हैं, इस पे मेरी बेइज्जती होगी। वो बेचारा उसी दिन निकाल दिया गया। कहा सर इसकी छुट्टी, है ना, आप बस पढ़ा दीजिए। तो अब हम क्या ही बताएं, हम तो एक दो जो सुने हैं वो बता रहे हैं, बाकी तुम 4-5 महाशय लोग हैं जो सुन चुके हैं। कैसा कैसा रहता है जी, थोड़ा और बजाओ, मजा आए थोड़ा, एक आधा और तरीका है। वो तो अलग तरीका हो गया, उसको न्यूमोनिक्स नहीं बोलते हैं। हाँ सुनो सुनो सुनो, आदित्य रंजन मैथ्स पढ़ाता है ना, वो बड़का गुरु है ना, तो वो अब उसे पूछा जाए बेटा कल्मिनेशन का क्या मतलब है, कल्मिनेशन वर्ड का क्या मतलब है, इसका एक सेंटेंस में यूज करो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ बनाना है उसको। तो वो कह रहा है कि कल्मिनेशन सीखना है बेटा, कल मैं नेशन पे जाऊंगा। नेशन पे जाऊंगा क्या करने? तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं मनमोहन सिंह बन जाऊंगा, हैं? इसका कल्मिनेशन से क्या लेना देना बेटा? भाई कल्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस होता है ना, कल्मिनेट करने का मतलब कोई प्रक्रिया का अंत होना। तो कल्मिनेशन मतलब होता है परिणति। परिणति मतलब कि कोई प्रक्रिया के अंत में क्या हुआ, कल्मिनेशन उसका, जब वो समाप्त हुआ तो क्या मिला, उसका कल्मिनेशन। तो कल्मिनेशन मतलब दो चीज होता है, एक तो समाप्त होने की क्रिया भी, और दूसरा कल्मिनेशन मतलब कि मतलब वही समझ लीजिए अंत, किसी प्रक्रिया का अंत, ठीक है ना। अब हम वो जब सेंटेंस में तुम इस्तेमाल करोगे तो मजा आएगा। मजा ये आएगा कि कल्मिनेशन का इस्तेमाल कई तरीके से होगा और उस बात को कहने के कई तरीके हैं, है ना। जैसे इसका खात्मा झगड़े में, तो इट्स कल्मिनेशन इनटू अ फाइट। बात समझ में क्या आ रहा है? हाँ तो ये जो मैं बोल रहा हूं क्या है कि इट्स कल्मिनेशन इनटू अ फाइट का मतलब क्या है कि इसका अंत समाप्ति, और समाप्ति के बाद क्या, झगड़ा। एक तरीके से ये इस्तेमाल करने का तरीका हो गया, है ना, ठीक है। हाँ घुंघरू, रूट वर्ड तो अलग तरीका है, वो तो अच्छा तरीका है ना, मैं रूट वर्ड नहीं बोल रहा हूं। देखो एटिमोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग, रूट वर्ड से सीखना क्या है, वो अच्छा चीज है, वो अलग चीज होता है। जैसे रूट वर्ड अलग चीज होता है, जैसे मान ले अभी हम तुमको बताए कोलोकेशन शब्द बताए ना, तो कोलोकेशन के भीतर देखोगे तो कौन, कौन मीन्स होता है टुगेदर। अब ये CON कौन मीन्स टुगेदर, कौन इंग्लिश में ऐसे कम से कम 400, 500, 600, 1000 वर्ड हो सकते हैं जिसमें क्या मिलेगा तुम्हें, कौन। और हर जगह कौन का अर्थ क्या होगा, टुगेदर। कौन CON कौन टुगेदर
और लोकेशन तो जानते हो ना, लोकेशन मतलब क्या होता है, स्थान। तो कोलोकेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों का एक साथ आना, टुगेदर लोकेशन, एक साथ उनका लोकेशन स्थान आना। तो हाँ, जैसे कांग्रेस, कांग्रेस मतलब सभा होता है, ग्रेस का मतलब होता है मूव या कम, कम मतलब आना, मूव मतलब जाना, और कौन मीन्स क्या होता है, टुगेदर। तो जब साथ में सब आए तो उसको क्या बोलेंगे आप, कांग्रेस सभा, है कि नहीं। या कौन पर, पर, पर मतलब होता है गिव, है ना। पर मतलब क्या होता है, सेंड, भेजना। कौन मीन्स क्या होता है, साथ में। अब जैसे कन्फर का मतलब होता है कि किसी को कोई नवाजना, कोई जैसे उनको भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न दिया गया, तो भारत रत्न को किसी व्यक्ति के साथ आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर नवाज रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो कॉन्फर कर रहे हैं ना। कॉन्फर का मतलब बातचीत भी करना होता है, कॉन्फ्रेंस जिससे होते हैं। कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, सबका मिलना आपस में और बातचीत करना। तो कौन मीन्स टुगेदर, फॉर मतलब सेंड, एंस मतलब स्थिति, साथ में भेजने की स्थिति। मेरी बात, उनकी बात, उनकी बात, सबकी बात साथ में भेजी जा रही है, तो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। तो रूट वर्ड तो बहुत ही जबरदस्त तरीका है, अच्छा तरीका है शब्दों के भीतर झांकना और शब्दों का क्या जानना, मॉर्फोलॉजी जानना। एटिमोलॉजी मतलब उनकी हिस्ट्री जानना। तो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या होता है मैं बताऊंगा। मॉर्फोलॉजी में वही शब्द के भीतर झांकते हैं कि कोई क्या क्या यूनिट्स हैं उसके भीतर, है कि नहीं। जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल वर्ड भी अगर आप देखिए, जैसे कोई नॉर्मल वर्ड बताइए, जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे आपने बोलता प्रोडक्ट, तो प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, प्रो का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड। और ड्यूसेर एक लैटिन शब्द है, उसी का फॉर्म, उसी का एक रूप है डक्ट, इसका मतलब ही सेंड होता है। तो सामने प्रो मतलब फॉरवर्ड, आगे की तरफ अगर सेंड किया जाए, भेज दिया जाए, तो क्या होगा, उत्पाद, प्रोडक्ट। प्रोडक्शन नाउन हो गया है ना। तो ये स्थिति हो गई सामने कोई चीज भेजने की, प्रोडक्शन उत्पादन, है ना। आप कोई भी चीज, जैसे करंट, करियर, करियर मतलब होता है दौड़ना, रन। समझ में क्या आ रहा है। तो करंट मतलब क्या होता है, धारा। भाई जो चीज दौड़े वो क्या होगा, धारा ही होगा ना। तो जैसे आपने कहा करंट अफेयर्स, तो अफेयर्स का मतलब क्या होता है, मामले। तो ऐसे मामले जो अभी दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तत्कालीन मामले, करंट अफेयर्स, समकालीन इश्यूज, क्या चल रहा है। आप जैसे कहते हैं कॉनकरेंट, कौन मीन्स टुगेदर, आगे के नहीं, करंट मतलब दौड़ने वाला, चलने वाला, कॉनकरेंट। जैसे हम कह रहे हैं कि उनको 10 साल की सजा मिली, 11 साल की सजा मिली और 15 साल की सजा, टोटल कितना हो गया, 10, 11, 21 और 15, 36। तो 36 साल उनको जेल में रहना चाहिए, लेकिन वो 15 साल जेल में रहे और रिहा कर दिए गए। क्यों, क्योंकि वो 10 साल की जो सजा थी और 11 साल की सजा, वो 15 साल की जब सजा काट रहे थे, उसमें साथ में तीनों सजा क्या हो रहा था, चल रहा था। तो वो जेल टर्म सर्व कर रहे थे, वो जेल काट रहे थे, और वो जेल टर्म कैसा सर्व कर रहे थे, कंकरेंटली। कौन मीन्स टुगेदर, करेंटली मतलब साथ में। समझ नहीं आ रहा है। तो शब्दों के भीतर मॉर्फिम्स होते हैं। मॉर्फिम्स का मतलब जैसे कौन, मतलब कई सारे अक्षरों का एक मेल जिससे कोई ना कोई अर्थ प्रकट होता हो, ऐसे शब्दों के मेल को such a combination of letters is called a morpheme। तो शब्दों के भीतर मॉर्फिम को देखना, ये मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी के अंदर आने वाला अध्ययन है, पढ़ाई है। समझ में क्या रहा है, वो तो बड़ी काम की चीज है। समझ में क्या रहा है। लेकिन आखिर अगर अच्छा मान लीजिए आप किसी शब्द के भीतर अगर आप देख भी लेंगे कंकरेंट, तो उससे क्या हो जाएगा, आप इस शब्द के भीतर झांक लेंगे तो इसकी मीनिंग थोड़ी अच्छे से याद रहेगी आपको, प्लस थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे इस शब्द को। लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल कहां होगा, कैसे होगा, इसका कोलोकेशन, इसका डिक्शन बिना जाने ये अपना बन नहीं पाएगा। बात समझ में क्या रहा है। तो वोकैबुलरी सीखने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, रीडिंग।
तो आज मैं महिमा मंडन कर रहा हूं सिर्फ एक चीज की, मैं आपको समझा रहा हूं कि आप जान लीजिए अंग्रेजी सीखने का एक ही तरीका है कि जो भी आप पढ़िए और सुनिए, बड़े टाइम लगा के क्या करिए उसको पढ़िए, सब उसी में है, पूरा ग्रामर उसी में है, पढ़ लिए कि नहीं, पूरा वर्ड सीख लिए, वोकैबुलरी एनहांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गजब तरीके से हो रहा है ना, कि शब्दों को जो सीख रहे हैं सिर्फ मीनिंग नहीं सीख रहे हैं, रीडिंग के थ्रू जब शब्द आते हैं तो सिर्फ मीनिंग नहीं आ रहा है, उस शब्द का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसके आगे पीछे क्या होगा, वो सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अभी हम लोग आगे चलेंगे, पढ़ेंगे यूसेज। बहुत बहुत पकाता है, बहुत पकाता नहीं है, पकाना शब्द गलत होगा, ये बहुत कठिन लगता है आपको। यूसेज आपको मालूम है कि किसी तीन चीज, एक तो नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा वर्ब है। किसी नाउन के बाद क्या आएगा, किसी एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, किसी वर्ब के बाद क्या आएगा, ये जानना या ये पढ़ाई, इसको कहते हैं यूसेज। क्या कहते हैं? यूसेज। अब हर नाउन का, हर एडजेक्टिव का, हर वर्ब का अपना नेचर है, अपना यूनिक कैरेक्टर होता है, अपना चरित्र है कि उसके बाद क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, कैसे वो इस्तेमाल होगा और कैसे इस्तेमाल नहीं होगा। तो जब रीडिंग अवेयरनेस के साथ करेंगे, आप पढ़ते हुए जब बड़े आराम आराम से पढ़ेंगे, हर चीज पर ध्यान देंगे, तो वहां ये भी देखेंगे ना कि किसी नाउन के बाद क्या आया, कैसे इस्तेमाल हुआ, किसी एडजेक्टिव के बाद कैसे क्या आया, किसी वर्ब के बाद कैसे क्या हुआ। क्योंकि वो सेंटेंस पढ़ने के बाद जब आप खुद से बोलने और लिखने लगेंगे, जैसे कि मानो कि मेरा ही खुद सेंटेंस है, तो फिर आपका उस पर बड़ा अच्छे से नजर जाएगा कि इसको मैं कैसे बोल रहा हूं। तो यूसेज पर भी आपका क्या होगा, ध्यान जाएगा, यूसेज भी आपकी प्रैक्टिस होगी, है कि नहीं। जैसे आप समझिए, यूसेज को समझाने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए लिखना है, जैसे केपेबल टू डू दिस टास्क। अच्छा ये बताइए, केपेबल क्या है? एडजेक्टिव। सक्षम। टू डू दिस टास्क, इस काम को करने में। जैसे रवि, आप लिखें कि रवि इज, हाँ, रवि इज केपेबल टू डू दिस टास्क, रवि सक्षम है इस काम को करने में। अब आपको लग रहा है ये सही है, आपको क्या लग रहा है ये सही है, पर ये है नहीं सही, है गलत है। ये होना चाहिए था कि रवि इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस टास्क। अब आप कहेंगे इसमें कौन सा नियम है? कोई नियम नहीं है, यूसेज है। कहे थे ना कि किसी नाउन के बाद, किसी एडजेक्टिव के बाद और किसी वर्ब के बाद क्या आएगा, ये इसका कोई नियम और पैटर्न नहीं है, कोई रूल नहीं है। हर नाउन, हर एडजेक्टिव, हर वर्ब का अपना यूनिक कैरेक्टर है। कैसे सीखोगे इसको? जब अवेयरनेस के साथ रीडिंग करोगे तो स्वयं धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये पता चलता जाएगा। नींद आ रही है तुम्हें? पक्का? पानी पी लो। हाँ, बात समझ में नहीं आ रहा है तो आपने क्या लिखा, केपेबल टू डू दिस टास्क, है ना। तो अब इंफिनिटिव स्ट्रक्चर नहीं आएगा केपेबल एडजेक्टिव के बाद, क्या आएगा? प्रीपोजिशन फ्रेज आएगा, ऑफ प्लस जिरेंडियल नाउन आएगा, है कि नहीं। आप ये सब तो जानते हैं कि नहीं। तो अच्छा मान लो अगर यही सेंटेंस दिया रहता कहीं, कल्पना करो, ए सोने वाले फकीरों ना, कल्पना करो ये सेंटेंस तुमको मिल गया होता और बड़े आराम से तुम पढ़े होते कि रवि इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस टास्क, कि रवि सक्षम है इस काम को करने में। फिर एक बार पढ़ते कि रवि इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस टास्क, फिर पढ़ने के बाद अपने से बोलने की कोशिश करते कि रवि इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस टास्क, रवि इस काम को करने में सक्षम है। अपने आप तुम्हारे दिमाग में आता कि मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूं, आई एम केपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अपने आप दिमाग में आता ना। और तीसरे से पूछते हैं, इधर आओ, एक चीज बताओ, हाँ वह गाड़ी चलाने में सक्षम है, बताओ। अब तुम इंतजार करते कि वो बोले ही इज केपेबल टू ड्राइव अ कार, गलत, केपेबल टू ड्राइव अ कार नहीं होगा, केपेबल ऑफ ड्राइविंग अ कार। लेकिन इतना भी जोश में न रहना, क्यों? आपको डिक्शनरी में चेक करना चाहिए आपको, इसीलिए मैंने कौन सी डिक्शनरी दी है, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी। ये नहीं कि
आपने कहीं देख लिया कि ये लिखा है मतलब ये नहीं होगा, हो सकता है कि कोई कोई वर्ड है उसका दोनों हो सकता है, तो ज्यादा जोश में ना रहना। जैसे मान लीजिए है ना, जैसे प्राउड मतलब क्या होता है? गर्व से भरा हुआ, गर्वित, ये एडजेक्टिव है ना। हाँ, तो अब जैसे देखो, ये चैंपियनशिप जीतने का मुझे गर्व है, तो आई एम प्राउड ऑफ विनिंग दिस चैंपियनशिप। तो मान लो ये तुमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब ये नहीं कि अरे यही बोल सकते हैं, नहीं, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई एम प्राउड टू विन दिस चैंपियनशिप। तो ठीक से पूरा डिक्शनरी में क्या कर लेना, चेक करना। ये नहीं कि ये कहीं पढ़ लिया कि लिखा था आई एम प्राउड ऑफ विनिंग द चैंपियनशिप, तो कोई बोलेगा कि आई एम प्राउड टू विन दिस चैंपियनशिप, गलत नहीं हो जाएगा, वो भी क्या है, सही है। तो जो यूसेज है कि किसी नाउन के बाद या एडजेक्टिव या वर्ब के बाद क्या आएगा क्या नहीं है, किस डिक्शनरी में कहां स्रोत, कौन सा स्रोत है, कौन सी किताब, कोई किताब नहीं है, एक ही स्रोत है, केवल ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, जहां पे नाउन एडजेक्टिव वर्ब का यूसेज दिया रहता है, और वो भी बोल्ड लेटर से दिया रहता है, तब दिखाता है कि इसके बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा, है कि नहीं। इन चीजों पर ध्यान देना। अब ये कहां सीखोगे बताओ, तुम बताओ, डिक्शनरी लेके पलटोगे और सीखोगे कि क्या रटोगे, और रट भी जाएगा, ये कैसे आएगा ये सब चीज। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि अंग्रेजी सीखने का, किसी भी भाषा को सीखने का सबसे तेज तरीका, सबसे आसान और एक ही तरीका है, वो क्या है, अवेयरनेस के साथ रीडिंग और लिसनिंग। और केवल रीडिंग लिसनिंग नहीं, मैंने बताया ना कि आप 2 बार रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन तीसरी बार क्या कर रहे हैं, आप उसी एक आर्टिकल को 2 बार पढ़ा आपने, लेकिन अब तीसरी बार में आपको बोलना है या लिखना है। जब बोलने लिखने चलेंगे तो क्या आएगा, दिक्कत, तो फिर आप चौथी बार क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर हो सकता है 5वीं बार फिर लिखने बोलने की कोशिश करिए। तो मेनली शुरू में तो आपको रीडिंग और लिसनिंग ही करनी है, लेकिन रीडिंग लिसनिंग से केवल काम नहीं चलेगा, उसको खूब रीडिंग करिए 2 बार 3 बार, खूब 2 बार 3 बार सुनिए, लेकिन अब उसको बोलने और लिखने की कोशिश करनी है, तब जा करके असली सीखने की प्रक्रिया आएगी, तब जाके मजा आएगा, तब आप खूब खूब सीखेंगे, तब अंग्रेजी तेजी से आएगी आपको। बात समझ में आ रहा है? ये बात मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था आपको, ये मेरे दिमाग में कम से कम 25-30 दिन से चल रहा है ये बात, कि मुझे करना है, सबको बताना है। इसीलिए क्लास मैंने लाइव भी कराई है कि लोग कहां गलती करते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में ये हो चुका है। मैं सीरियसली रीडिंग शुरू किया था 10वीं क्लास जब पास किया था, तो अखबार लेना शुरू किया और आज तक अखबार ले रहा हूं लगातार। पर मैंने कई वर्ष गुजारे, मुझे अंग्रेजी सीखने में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था और मेरा कोई टीचर नहीं रहा इंग्लिश का। आई हैव बीन टीचरलेस, ना मैंने कोई किताब भी पढ़ी है, कोई ग्रामर की किताब नहीं पढ़ पाया मैं आज तक, मेरा मन ही नहीं करता है, अजीब लगता है। तो जो मेरी इतनी लंबी प्रक्रिया रही वो क्यों रही, और उस लंबी प्रक्रिया में क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या अनुभव हुए, क्या, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये क्योंकि इस पर मुझे कभी ध्यान गया नहीं था। ये ध्यान कब गया, तो आज से 25 दिन पहले किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं बहुत पढ़ रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। तब मैंने उसे आराम से बात किया कि तुम कैसे पढ़ते हो, और जब वो बताने लगा तो इतना वाहियात बताया, हमने कहा बेटा ऐसे तो तुम 20 साल पढ़ते रह जाओगे, कुछ होगा नहीं। वो जानते हो क्या करता है, भवा के पढ़ता है, मतलब उससे कहीं कहीं गेस कर ले रहा है, जैसे मीनिंग उसको नहीं आ रहा ना वर्ड, तो मतलब आलस है उसको, सोच रहा है कौन डिक्शनरी पलटेगा, इसका मीनिंग ये हो सकता है, चलो आगे बढ़ा जाए। मैं अब सोचो कि वो पढ़ क्या आया था, मैंने उससे पूछा आज क्या पढ़े, तो कह रहा है कुछ पॉलिटिक्स वाला था। बताओ कि तुम आज सुबह पढ़ के आए 10 बजे और 2 बजे तुमसे पूछा जा रहा है क्या पढ़े, तो तुम क्या कह रहे हो कि कुछ पॉलिटिक्स वाला था। तो सोचो कितना वाहियात पढ़ रहे हो। तब मेरे दिमाग में ये बात आया, हमने कहा कि ये हो सकता है यही गलती क्या कर रहे हो, जमाना कर रहा हो पूरा। अगर मैंने उससे पूछा कि तुम क्या पढ़े हो, तो उसको क्या करना चाहिए था, पूरा कथा कहानी कह देना चाहिए था, वो भी इंग्लिश में। इंग्लिश में बोलना चाहिए था कि आई रेड दिस, the inflation has gone very high
and the Reserve Bank of India is very worried about it. So the governor of the RBI has briefed the media on inflation. Inflation को लेकर उन्होंने मीडिया को कुछ बताया है, and he had said this, he had said that. उसको ऐसे बोलना चाहिए था ना, सब जो पढ़ा था बोला। तो वो गलती आप में से कितने लोग कर रहे थे? हाथ उठाओ तो। अरे बाप रे, पूरा क्लास में उठा दिया। The whole class was making this mistake. क्यों भाई सपना, तुम नहीं करती वो गलती? Don't you make this mistake? हैं? ध्यान से रीडिंग करती हो, and you pay attention to every little detail. हर छोटी छोटी डिटेल पे भी अटेंशन पे करती हो, ध्यान देती हो। अच्छा ठीक है। अब कौन ठीक से करता है? तुम भी हाथ नहीं उठाए थे, तुम भी हर चीज पर ध्यान देते हो, पक्का? चलो ठीक है, अभी तुम्हारी परीक्षा होगी। आज तुमने कुछ पढ़ा है कि नहीं? चलो खड़े हो जाओ, बताओ। ये इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, who or which? कंपनीज के लिए हु नहीं होगा, कंपनीज के लिए क्या होगा? विच। हाँ, डिक्टेटर। इज ए फैसिस्ट। हाँ, anyways, all right, at least you have the guts, you are brave enough to say that you pay attention to everything while reading, and you have at least tried to recount everything that you have read. बैठो, पर तुमको समझ में आ गया, तुमको भी और सामने वालों को भी, कि अभी भी रीडिंग की ठीक से नहीं है। समझ रहे ना? तो मेरी बात मानो, नया मत पढ़ो। नया पढ़ने से कुछ होगा नहीं। नया पढ़ के क्या करोगे? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक हो। ढाई आकर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित हो। ढाई आकर, थोड़ा पढ़ो लेकिन कायदे से। बात समझ में आ रहा है? तो आज से रीडिंग का तरीका बदल दो। और तुम्हें पता हो कि ये क्लास में जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये जिसको पढ़ाने में इतना टाइम लग रहा है, वो सब 2 घंटा में कवर हो जाएगा रीडिंग में। क्योंकि रीडिंग के दौरान सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, और जो सेंटेंस लिखा गया है उसमें पूरी इंग्लिश समाहित है। इंग्लिश का हर चीज उसमें समाया हुआ है, केवल आपको ध्यान देने भर की जरूरत है। अवेयरनेस के साथ क्या करिए? रीडिंग। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब इतने सक्षम हो गए हैं कि वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज कर सकते हैं। वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज क्या होता है? किसने किसने देखा है? बहुत कम लोगों ने देखा है। अब वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज के बारे में एक सच्चाई बताऊंगा तो हिल जाओगे। कम से कम 2000 आदमी केवल वोकैब बूस्टर लगा के सिलेक्ट हो गया। 2000 आदमी, मुझसे पढ़ा नहीं, केवल वोकैब बूस्टर लगा के 2000 आदमी सिलेक्ट हो गया एसएससी सीजीएल। और ये मैं फ्री पढ़ाता हूं, उसका कोई पैसा नहीं लेता था। वोकैब बूस्टर में फ्री पढ़ाता हूं, पढ़ाता था, और कभी उसका पैसा ऐसे फीस की ऐसे देना है तभी पढ़ोगे ऐसा नहीं था। वोकैब बूस्ट मतलब वो यूट्यूब पर फ्री था, उसको पढ़ के लोग निकल गए। जो आदमी 4 साल से 200 नंबर का पहले इंग्लिश होता था ना, 200 का मैथ्स था मेंस में, तो उनका स्कोर ही नहीं बढ़ रहा था। 4 साल से 5 साल से
चिपक गए थे, अटक गए थे एक ही स्कोर पे, 120, 25, 30, 35, 120, 25, 30, 35। उन्होंने 2.5-3 महीने लगाया। क्या हुआ, तबीयत खराब लग रही है, क्या हो रहा है, कुछ परेशानी तो है तुम्हें? नहीं, क्या है बता दो, तबीयत खराब है, क्या हो गया? तो जाना हो तो चले जाओ घर, समझ में नहीं आ रहा है? वो बेचारे अटके हुए थे 4 साल से 130, 125, 135 पे, और 2.5-3 महीने लगाया एडिटोरियल सेशन, पहुंच गए 175, 180, 182 पे भर आराम से। और उसके बाद सब हाथ जोड़ जोड़ के, है ना, कि गजब है सर, क्या ये एक्सरसाइज है। अब मैं बार बार कहता था पढ़ाते हुए कि जितने लोगों का स्कोर 125-30 पे अटका हुआ है, तुम सोच रहे होगे, क्योंकि उनके पास उपाय नहीं था। वो जानते हो क्या किए थे? वो लोग शब्द खूब रटते थे, उन्होंने खूब ग्रामर पढ़ा था, 4-5 बार 4-5 टीचर से पढ़ के खूब प्रैक्टिस करते थे, एक्टिव पैसिव फलाना चिलाना, कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि वो रीडिंग नहीं कर रहे थे, और वो भी अवेयरनेस के साथ रीडिंग नहीं कर रहे थे, इसलिए कोलोकेशन नहीं होता था, डिक्शन उनको नहीं पता था, इसलिए उनसे क्लोज टेस्ट नहीं हो पाता था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन PQRS में क्या होता था, गलत होता था, इसलिए उनका स्कोर रह जाता था 130 तक। तो जब मैंने उनको जब पढ़ाता था तो मैं कहता था कि अगर आपका स्कोर 125-30 है तो यकीन मानो 2 महीने में 170 पहुंच जाओगे, करो। और मतलब पूरे इंडिया में आपको पता है, लोग हमारे पास, जब मैं एडिटोरियल सेशन बंद किया तो लोग रोने लगे कि सर पैसा ले लो, कुछ भी करो, ये चालू रखो। अभी भी आता है, बहुत टाइम लगता है। वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज मेरा 4 घंटे का समय लेता है, क्योंकि जो मैं एक्सरसाइज बनाता हूं ना, वो एक्सरसाइज एक किताब है, समझ लो। उसमें होता क्या, मैं समझा दूं। द हिंदू का एक एडिटोरियल होता है, तो द हिंदू का एक एडिटोरियल ले लिया। अब एडिटोरियल जानते हो कि एडिटोरियल में सीरियस डिस्कशन होता है, तो सेंटेंस लंबे और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स, जटिल होते हैं, लंबे होते हैं, शब्दों का जो इस्तेमाल हो उसमें हुआ रहता है, वो शब्द हेवी रहते हैं। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं कॉम्प्लेक्स हैं, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस इस्तेमाल हुए हैं, और उसमें अंग्रेजी सीखने का बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है। एक एडिटोरियल में अंग्रेजी आप इतना सीख सकते हैं जितना आप 1 महीने में सीखेंगे, सोच लीजिए, इतना अवसर है। तो अब क्या करता था मैं, उस एडिटोरियल को के आधार पर एक एक्सरसाइज बनाता था, उसका नाम था वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज। वो कभी एडिटोरियल का एक्सरसाइज अभी मैं बता रहा हूं, एक चैनल बनाया, देख लेना, जाके देखना, उसका नाम है, टेलीग्राम पे है, एक टेलीग्राम बना दिया है मैंने इसका चैनल, एडिटोरियल प्लस वोकैब बूस्टर, ऐसे चैनल का नाम ही है। इस चैनल पे जाना तो इसमें देखना, वो जो मैं एक्सरसाइज कभी देखना, तो मैं एक्सरसाइज कैसे बनाया हूं, मतलब जानते हो कि नहीं, कहां क्या पूछना है, क्या चीज पढ़ना है, पूछना है। जैसे मान लो ये जो सेंटेंस था ना कि ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई, तो जैसे ये सेंटेंस है, तो मैं इस पर जब एक्सरसाइज बनाऊंगा, ध्यान दो जरा, ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई, यही ना सेंटेंस था कि वो दाईं आंख से क्या है, अंधा है। तो जब मैं इस पे, जैसे ये सेंटेंस है, तो मैं जब एक्सरसाइज बनाऊंगा तो इस सेंटेंस से क्या लूंगा, इस सेंटेंस पर क्या बनाऊंगा, तो मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा कि ही इज ब्लाइंड डैश द राइट आई, अपने से भरिए प्रपोजिशन। अब देखना, समझ रहे हो ना, तो क्या पूछना इंपॉर्टेंट है, किस चीज को सीखने का अपॉर्चुनिटी है। तो एक एडिटोरियल पे आधारित वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज में आदमी 100-120 वर्ड भी सीख लेता है, और यूसेज भी सीख लेता है, स्ट्रक्चर भी सीख लेता है, ग्रामर भी सीख लेता है, गजब का एक्सरसाइज। लेकिन अब आपसे कहा जाए कि ये एक्सरसाइज करिए तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप पढ़े नहीं है इतने, अभी तो जुम्मा 8 दिन हुआ। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कर सकते हैं, करना शुरू कर दीजिए, आप सब लोग करना शुरू करिए, हिम्मत करो। अब कैसे करने में बता रहा हूं। अब जैसे आप एक्सरसाइज अगर खोलेंगे, उसका पीडीएफ पे देखेंगे, हाँ, सबसे ऊपर आप देखेंगे कि जो एक्सरसाइज पीडीएफ है, उस पीडीएफ में सबसे पहले क्या लिखा आएगा, एडिटोरियल है ना, एडिटोरियल का टेक्स्ट दिया हुआ है, आप इसको स्वयं क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कितनी बार? 3 बार। आप इसको स्वयं 3 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद इस पर 1 2 3 4 5 हमने क्या बनाए हैं, क्वेश्चन बनाए, उस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। और जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तब आप एडिटोरियल क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये हो जाएगा, उसके बाद वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। और जब वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा,
तो उस एक्सरसाइज में करते हुए आप अब एडिटोरियल देख नहीं सकते। अब आपको एडिटोरियल नहीं देखना है जब आप क्या कर रहे हो, वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज। अब जरा देखिए वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज करके देखिए, है ना। हाँ, अब सोचो, रुक जाओ, पहले मेरी बात समझो पहले क्या है। अब दिक्कत आपको क्या आएगी, ध्यान दो ना, बहुत करने का समय है अभी। दिक्कत आपको क्या आएगी, दिक्कत आप जैसे ही आप ये वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो एक्सरसाइज तो आप तभी कर पाएंगे जब पहले आप एडिटोरियल पढ़ें, और एडिटोरियल बहुत जटिल होता है, आपको समझ में नहीं आएगा तो मामला वहीं खराब हो जाएगा, आप छोड़ देंगे। तो मैंने क्या किया फिर, इसका निदान, इसका सॉल्यूशन, सबसे पहला काम मैं करता हूं, एडिटोरियल पढ़ा देता हूं। ये एक वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर, जब भी ये वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज होगा ना, एक्सरसाइज के ठीक ऊपर इस एडिटोरियल को मैंने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर, उसका लिंक मिलेगा आपको। तो जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था तो एडिटोरियल पूरा एक एक चीज तोड़ तोड़ के पढ़ के समझाता था, उसकी हिंदी बताता था, जहां जहां वर्ड आ रहा है उसकी वर्ड की मीनिंग लिखता था। जब पूरी तरह से अच्छे से मैंने खुद एडिटोरियल पढ़ा के समझा दिया, अब आप ये एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि अब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये सवाल भी कर सकते हैं और वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कितने लोग वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं रेगुलरली? हाँ, अब तक कितने लगाया एक्सरसाइज? और बताओ, और कौन कौन था हाथ उठाया था, कितने लगाए भाई? सिर्फ 2 ही लगा पाए, वह फर्जी कहीं का। कितने लगाए? 10 ही लगाए? हाँ, कितने? 25-30? और बताओ, और कौन है? 14? तुम कैसे लगाने लगे यार? अभी मैं जमीन फटेगा, मैं डूब जाऊंगा उसके अंदर अगर तुम कहोगे मैं एडिटोरियल सेशन कर रहा हूं तो। वो क्या उससे लगा रहा हूं। और कौन है? 3-4 और बाकी लोग नहीं किए हैं? अच्छा, जो लोग किए हैं, जिन्होंने 10 कर लिया, 10 किसने किया 10 के ऊपर? क्या फीडबैक है, कैसा लगा? बहुत जबरदस्त है ना, कितना सिखा देता है ना भाई साहब। एक एक्सरसाइज एक अपने आप में किताब है, जबरदस्त। तो उस एक्सरसाइज को करना शुरू करिए। अब जानते हो मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं इस एक्सरसाइज का? क्योंकि जितनी कहानी अब तक मैंने कही है कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। हमने कहा थोड़ा पढ़ो लेकिन किसके साथ करो? अवेयरनेस के साथ। तो ये एक्सरसाइज ऐसा है कि आप जब तक अवेयरनेस के साथ नहीं पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे एडिटोरियल, आपसे ये एक्सरसाइज नहीं होगा। आपको अपने आप पढ़ने का स्टाइल ही बदल जाएगा। जब आप ये एडिटोरियल एक्सरसाइज बेस्ड वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज करने लगेंगे तो इस एक्सरसाइज को करने के दौरान आपकी रीडिंग स्टाइल अपने आप बदल जाएगी। आप खुद पढ़ते हुए बहुत क्या हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे ये सामने जो बैठा हुआ है, कभी ये सेंटेंस पढ़ता हो तो देखना, इतना तेज पढ़ता है कि आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसी सेंटेंस को सही पढ़ा हो। कैसे पढ़ता है? जैसे उसमें लिखा होगा ब्रिज तो पढ़ देगा ब्रिजेस, उसमें लिखा है इज तो पढ़ लेगा आर, जैसे उसमें लिखा है द गार्डन तो द छोड़ देगा, गार्डन पढ़ देगा। या द नहीं लिखा होगा तो जबरदस्ती का द लगा देगा। तो मैंने इसको कई बार कहा अंधे हो गया तुम कि पढ़ के भी तुमको समझ में नहीं आ रहा। जो लिखा है वही ना पढ़ो। अगर फ्लावर्स लिखा है तो फ्लावर्स पढ़ो, फ्लावर मत पढ़ो। और अगर फ्लावर लिखा है तो फ्लावर्स मत पढ़ो, जो लिखा है एग्जैक्टली वही पढ़ो। तो इतना ना तेज पढ़ता है कोई, जब आप तेज पढ़ने लगे तो क्या होगा, दिमाग पीछे चल रहा है और वाणी आगे चल रहा है। तो सोच धीरे रहे और बोल फास्ट रहे, तो गड़बड़ी तो होगी ना। तो ये बीमारी आप में से बहुतों को है कि देखकर भी सेंटेंस आप ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। जहां एस नहीं है एस लगा दिए, जहां इज है वो पढ़ाई नहीं है तो लगा दिया, समझ गए? द नहीं है तो द लगा दिया, और द है तो उसको पढ़े ही नहीं। ये स्टाइल नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ना है। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत तगड़े से 2.5 महीने में अंग्रेजी के उस्ताद हो जाएं, 2.5 महीने में 2.5 months, तो 2.5 महीने में अंग्रेजी का उस्ताद अगर होना है तो 75 दिन होता है 2.5 महीने में। 2.5 महीने में कितना दिन होता है? 75 दिन होता है ना। 75 दिन आपको बहुत धीरे धीरे पूरे अवेयरनेस और कंसंट्रेशन के साथ रीडिंग करनी है। तो आप 3 घंटे रीडिंग करो और एक्सरसाइज करोगे, इसमें आपके 3 घंटे और लग जाएंगे।
तो एक वोकैबुलरी एक्सरसाइज करो, उसमें 3 घंटे लगेंगे, और खुद से 2.5-3 घंटे की रीडिंग करो। टोटल कितना हो गया? 6 घंटा। मैं यकीन दिलाता हूं, एक दिन आप करके देखिए, इतना ज्यादा वोकैबुलरी सीख जाएंगे, इतना ज्यादा ग्रामर सीख जाएंगे, इतना ज्यादा इंग्लिश सीख जाएंगे कि प्रसन्न रहेंगे, कहेंगे बाप रे गजब सीख रहे हैं बहुत तेजी से। और तब जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं ये सब चीज, तो आनंद भी आएगा कि सर गजब पढ़ाते हैं यार। जो चीजवा कहीं न जाए, जहां न जाए रवि वहां जाए श्रीकांत सर कवि। गजब गजब पढ़ाते हैं ना। तब तब इस कोर्स को देखकर क्या होगा, तुम्हें मजा आएगा कि वाह क्या स्ट्रक्चर है इस कोर्स का, कि हर चीज इसमें क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, हर चीज आ रही है। तब आनंद आएगा और पचेगा भी कोर्स, और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी कोर्स को रिटेन करने में, बनाए रखने में, याद रखने में। बात समझ में क्या रहा है? तो ये जो सेशन था इसीलिए था, क्योंकि आपकी जिंदगी खराब हो गई थी। मैं इसका दोषी भी हूं। 25-30 दिन पहले ही बोलना चाहिए था मुझे, है ना। बहुत देर कर दी आते आते मैंने, है ना। ये बात समझ में क्या रहा है? तो अभी आप जाइए, और ये जो आपको ये जानते हैं, ये मंत्र है, गुरु मंत्र, गुप्त मंत्र है, ये सीक्रेट है, किसी और के पास ये नहीं है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी खोल के बैठना जब भी रीडिंग करना। जिनको अभी हिंदी में मतलब इंग्लिश ज्यादा नहीं आई है वो हिंदी देख सकते हैं, पर जिनको अब इंग्लिश शब्दों का इंग्लिश में मीनिंग देखने आ गया है ऑक्सफोर्ड एडवांस वो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी का यूज करेंगे। ठीक है, अभी आप जाइए, खाइए पीजिए, और जैसा मैं बोला हूं करिए। वोकैबुलरी एक्सरसाइज अगर बिना किए चले आए कल, तो समझ लेना कि तोड़ डालेंगे तुमको। और मैं पता कर लूंगा कि तुमने एक्सरसाइज किया है कि नहीं किया है, ये मैं पता कर लूंगा, ये मुझे आता है पता कर रहे हैं। तो आप जाइए, रीडिंग करिए, और वोकैबुलरी एक्सरसाइज करके आइएगा। सी यू।